मैस्गॉन डॉक कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है आने वाली वीक्स के अंदर। क्या पॉसिबिलिटी है इस कंपनी के रिजल्ट्स की? पहले तो हम यहाँ पर एक प्री एनालिसिस लेंगे कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का, उसके बाद में हम आएंगे इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। कोचिन शिपयार्ड और जीआरएससी, स्पेशली जीआरएससी लिमिटेड, कल मैंने अपलोड किया, आप लोगों के साथ में जरूर जाकर के देख लेना। कोचिन शिपयार्ड भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मैस्गॉन डॉक लिमिटेड, लास्ट वीडियो हम लोगों ने इसका लिया था 5 मई को, 5 मई को हम लोगों ने इसका लास्ट वीडियो लिया था। 2680 यहां पर आपको आर नजर आ रहा होगा, रिजेक्शन 2680 का यहां पर बना हुआ था 5 मई को। उसके बाद से लगातार यहां पर गिरावट रही है। इनफैक्ट लगातार कहना गलत होगा, क्योंकि 2680 जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो 5 मई को लिया था, यहां पर ये रहा आपका रेड वाली लाइन, जो रेड लाइन है ये 2680 पर है, और यहां से आपको गिरावट देखने को मिली। मतलब लगातार 3 सेशन उसके बाद में आपका गिरा, उसके बाद वापस से बड़ा फॉल लगभग 2350 के आसपास आपका आ चुका था। फिर छोटी सी रिकवरी बनती है 2550 एंड फिर आपका लगातार यहां पर फॉल बना हुआ है। तो 5 मई के बाद से यहां पर कंटिन्यूअसली फॉल बना है 2680 के रिजेक्शन से। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी खत्म होती है कंपनी के Q4 के रिजल्ट के बाद में, क्योंकि वो रिजल्ट कंपनी का एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था। स्टिल Q4 के बाद मात्र 1-2 सेशन तक ही स्टॉक सस्टेन रहा। इनफैक्ट प्री रैली पूरी कंपनी ने दी थी। प्री रैली अगर आप देखोगे Q4 के पहले, मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। Q4 के रिजल्ट्स देने के पहले कंपनी ने पूरी एक प्री रैली यहां पर दी थी, लेकिन उसके बाद में आपको ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखी, डिस्पाइट इसके कि Q4 एक बेंचमार्क था। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे 30 जुलाई कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, इंपॉर्टेंट डेट रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए। और जून का क्वार्टर कैसा आता है इन कंपैरिजन विद मार्च, ये समझना जरूरी है, क्योंकि पहले 2023 और 2024, इनफैक्ट 2024 नहीं 2023, अगर आप 2023 देखोगे तो आपको यहां पर नजर आएगा कि कंपनी का जून इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छा रिवेन्यू नंबर देखने को मिलता है। लेकिन वही 2024 में अगर आप देखो तो कंपनी का नंबर काफी कम आया, मतलब 800, लगभग 750 करोड़ के आसपास कंपनी का नंबर नीचे देखने को मिलता है 2024 में जून का इन कंपैरिजन विद मार्च। थोड़ा आगे आएंगे 2025 में, तो यहां पर भी कंपनी ने यही कहानी कंटिन्यू करी, लगभग 550 करोड़ कंपनी का नंबर जो है ड्रॉप कर गया इन कंपैरिजन विद मार्च। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करें इस जून क्वार्टर से, स्पेशली जहां मार्च क्वार्टर कंपनी 21% का एक बेंचमार्क ग्रोथ देकर के बैठी है। पिछले 5 क्वार्टर का सबसे बड़ा ग्रोथ है कंपनी का 21%। तो भैया कंपनी को 21% यहां पर देना ही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 2626 का 21% कितना निकलेगा, अराउंड 700 करोड़ के आसपास, लगभग 700 करोड़ के आसपास इसका 21% निकलता है। तो आप इसमें ऐड करो, आपका 700 करोड़ कितना बनता है, अराउंड 3326 के आसपास। ठीक है, 3326, यानी इतना रिवेन्यू कंपनी को इस बार देना है। जहां हमें पिछले 2 साल में दिख रहा है कि जून मार्च के कंपैरिजन में कम आता है, वहां पर कंपनी को स्टिल 550 करोड़ रिवेन्यू अगर कंपनी कम भी दे देगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, बट स्टिल कंपनी कहीं ना कहीं एक जो हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, जो आना चाहिए इनफैक्ट, उसके आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो इतना कंपनी को यहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और नोट यहां पर करना, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 109% पर था मार्च में, 109% पर प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी बहुत बढ़िया था। लेकिन कंपनी कहां पर जाकर के लैग करी। अब आपको 109% ही कंपनी का ग्रोथ चाहिए होगा 452 करोड़ पे, 109 करोड़, 109% 452 का, यानी लगभग 900 करोड़ के ऊपर, लगभग 950 करोड़ के आसपास, 950 करोड़ के आसपास कंपनी को इस बार प्रॉफिट देना है। तो भैया नंबर्स कंपनी को काफी बड़े देने हैं, और पिछले साल के 2 जून क्वार्टर बता रहे हैं कि कंपनी जून इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छा नहीं दे रही है। बट स्टिल एनुअल बेसिस पर भी अगर आप देख रहे हो तो वो 950 करोड़ का अगर प्रॉफिट कंपनी को चाहिए, तो वो बहुत बड़ी डिमांड यहां पर रहेगी एनुअल बेसिस पर। लेकिन मार्च क्वार्टर में आप कहोगे यार बहुत बढ़िया था, तो वहां पर प्री रैली तो मिली, रिजल्ट आने के बाद कुछ सेशंस हमको तेजी भी मिली, बट वो ज्यादा क्यों वहां पर गिरावट आई, मार्केट सबसे बड़ा रीजन है। आप मार्केट में किसी भी कंपनी पे एंट्री करो, काफी सारी कंपनी आपको अलग अलग रीजन से बढ़ती देखने को मिलती है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम मिल जाए किसी सेक्टर को लेकर के तो फायदा हो जाता है, फॉर एग्जांपल एसजीएस,
उसको गवर्नमेंट का पूरा फायदा मिला शर्मा एसजीएस को। डिक्सन टेक्नोलॉजी, जब भैया कंपनी के नंबर्स खराब आए, जब तक बढ़िया है तब तक आपको तेजी देखने को मिली। ठीक है, केस टेक्नोलॉजी, डिस्क्लोजर का इशू कंपनी के ऊपर पड़ा तो आपको गिरावट देखने को मिल गई। वारी एनर्जीज लिमिटेड, सेक्टर वीक गया, टैरिफ इंपोज यहां पर किए गए तो आपको गिरावट देखने को मिल गई। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि क्या क्या रीजंस होते हैं तेजी और गिरावट के पीछे के। सिर्फ ये रीजन नहीं होता कि भैया एक क्वार्टर कंपनी ने खराब या अच्छा कैसे दे दिया और तेजी या गिरावट क्यों मिल गई, ये सिर्फ एक रीजन नहीं है, बहुत से अलग अलग रीजंस मार्केट में होते हैं। ठीक है, अब कंपनी ने क्वार्टर 4 तो बढ़िया दिया था, लेकिन मार्च 26 का डाटा कंपनी का बहुत वीक था वहां पे। ठीक है, तो हम ये कहीं ना कहीं समझ सकते हैं क्वार्टर 4 का प्री रैली तो कंपनी ने दे दिया, लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल 26 दिया वहां पर बहुत ज्यादा कमी थी, जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% से 7% पर आ गया था। तो ये रिजल्ट कंपनी का बहुत ज्यादा वीक था। तो इस बार जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है फिर से काफी ज्यादा हाई चली गई है कंपनी की। तो देखते हैं इस बार कंपनी इस रिक्वायर्ड ग्रोथ को अचीव कर पाएगी या फिर नहीं। ऑलराइट, टेक्निकली 20 पर आपका एमएफआई जो कि बुलिश है, 33.8 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, ये रहा मेरा प्यारा सा सर्टिफिकेट। और ये है मैज़गॉन डॉक लिमिटेड का लॉन्ग टर्म चार्ट, जहां पर आपको 2024 नहीं 2025 अप्रैल के महीने के बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली है। यानी कि जब बात आती है लॉन्ग टर्म एंट्री करने की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो एक कंपनी अप्रैल 2025 के बाद से आज की डेट तक बिल्कुल फ्लॉप रही है। अब क्या एक इन्वेस्टर भरोसा करेगा कंपनी के ऊपर कि भैया वापस हमको इतने बड़े रिटर्न मिले? क्या वापस से एक लॉन्ग टर्म एंट्री करने की कोशिश करेगा एक इन्वेस्टर? इन्वेस्टर के दिमाग में यहां पर क्या चीज चलती है कि इतनी बड़ी गिरावट अगर आई है तो जहां से गिरा है वहां पर ये वापस भी जाएगा। क्या ये बात सही है? पार्शली ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है। पार्शली ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है, क्योंकि यहां पर गिरने में जितना टाइम नहीं लगा, जितना टाइम लगा है उससे डबल ट्रिपल आपको बढ़ने में टाइम लगेगा। मार्केट का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि एक खराब न्यूज आपको कुछ ही दिनों के अंदर 50% शेयर ड्रॉप कर देते कई बार, लेकिन एक वही पॉजिटिव न्यूज 50 दिन में भी इतना नहीं बढ़ पाती है। समझ रहे हो? तो जब भी बात आती है कि अगर इतना गिरा है तो यहां तक तो वापस आएगा ही, आपको बहुत सी चीजें साथ में इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी। आपको मार्केट देखना पड़ेगा कि आप जितने टाइम के लिए, चलो मान लेते हैं 1 साल के लिए अगर आप एंट्री करते हो, 1 साल के लिए क्या आपका मार्केट इतना स्टेबल रहेगा 1 साल में कि आपको वापस इतनी बड़ी तेजी दिखे? क्या आपका सेक्टर इतना इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपको वापस 1 साल में इतना बड़ा मोमेंटम मिल जाए? तो बहुत सी चीजें हैं। सिर्फ एक क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे कैसे नहीं आ रहे उसके बेस पर आपको एक बहुत बड़ी रैली नहीं मिलती। सरकार की क्या कोई स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम कोई है? तो भैया इतनी सब चीजें हमको यहाँ पर देखनी पड़ती है लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए। अब ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कंपनी का बिजनेस इस सब में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया है तो भैया टाइम भले ही लगे बट चीजें आपको अचीवेबल मिलती हैं। अब बिजनेस की जब बात आती है ना, मैं एक पॉइंट यहां पर भूल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता था। हाँ, जब बिजनेस की बात आती है तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉन्ग टर्म। बिल्कुल आप कहोगे भाई बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग टर्म एकदम सही चीज होती है जब बिजनेस की बात आती है। अगर बिजनेस बढ़िया है तो लॉन्ग टर्म जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि भैया आज पूरी 100% एंट्री करके बैठ गए और फिर भैया गिरावट आ गई तो रोने लग गए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि भैया थोड़ा अमाउंट अभी चाहे वो 50% करके करो या 25% करके करो, ये होता है लॉन्ग टर्म, जिसको आप लोग SIP भी कहते हो। बट SIP का एक सिस्टमैटिक पर्पस होता है। SIP आप इसी रेशियो पे करते हो 25 25 25, यानी कि हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऐड करना, ये SIP होता है। हर वीक पे वीकली एक SIP भी होती है, डेली SIP, जैसे मर्जी करो, उसका एक सिस्टमैटिक अमाउंट या सिस्टमैटिक टाइम पीरियड होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे जब आप SIP की बात करते हो ना, तो कोई सिस्टमैटिक टाइम पीरियड उसका नहीं होता और ना ही उसका कोई सिस्टमैटिक रेशियो होता है एंट्री करने का। उसका मेन पर्पस होता है जब कंपनी का बिजनेस बढ़िया दिखा, जब मार्केट के हालात अच्छे दिखे, तब छोटा छोटा अमाउंट करके ऐड करना, जितनी हमारी पॉकेट अलाउड करती है। मार्केट में हजारों लाखों इन्वेस्टर है, किसी की पॉकेट 100 करोड़ की है, किसी की 100 रुपए की है, किसी की 1000, किसी की 10,000 की। अब 10,000 वाला 100 करोड़ वाले की तो टक्कर नहीं लेगा, तो उसको अपनी पॉकेट के हिसाब से काम करना चाहिए। समझे? इसी वजह से जब भी बहुत से कमेंट्स आते हैं कि भैया मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता कि आपका पर्पस क्या है।
भले ही मैं सर्टिफाइड हूं, लेकिन उसके पहले मेरे को ये जानना जरूरी है कि आपका एक्चुअल पर्पस क्या, आपका गोल क्या है। आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, कितना लॉन्ग टर्म, किस हिसाब से, क्या आपको यहाँ पर गोल है, क्या आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, क्या चीजें हैं। जब तक हमें ये चीजें नहीं मालूम होगी ना, क्या ही मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो। तो मैं वीडियो में कोशिश करता हूँ कि एज अ होल, एज अ कम्युनिटी, एज अ होल हम यहाँ पर सब चीजें प्रॉपर तरीके से डिस्कस करें। और इसी रीजन से लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने मई में लिया था, हमने 2860 को एज अ रिजेक्ट 2680 को एज अ रिजेक्शन मार्क किया था, ताकि ये पॉइंट एक लॉन्ग टर्म के लिए भी सब अच्छा रहे, एक ट्रेडर के लिए भी समझ में रहे, और एक शॉर्ट टर्म के लिए भी समझ में रहे कि भैया लॉन्ग टर्म वालों को अगर ये रिजेक्शन नहीं मिल पा रहा, मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो भैया आपको गिरावट मिलेगी। शॉर्ट टर्म वालों को भी यही करना चाहिए, ठीक है। ट्रेडर को यहां पर पता होना चाहिए कि उसको क्या पुट या कॉल लेना चाहिए। तो इस वजह से हर चीज एक इंपॉर्टेंट, ट्रेंड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेंड किसी एक ही इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये सभी तरीके के इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझे इस चीज को। अब आते हैं आपकी ये स्टॉप कैंडल है, इसको हम एक तरह से स्टॉप कैंडल के जो है समझ सकते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए मैं कह रहा हूं, अदरवाइज इसका टेक्निकल नाम कुछ और है। स्टॉप कैंडल में कहता हूं ताकि जो गिरावट आ रही है वो रुकती है। एमएफआई बुलिश है, तो ये कैंडल कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि कमिंग सेशन में मुझे अगर गैप ऑफ ओपनिंग मिलती है ना, तो मैं अराउंड 2350 की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। ये कैंडल बता रही है कि मुझे अगर गैप ऑफ ओपनिंग थोड़ी सी मिलती है तो मैं 2350 की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। और अगर 235 पे जाता हूं तो भैया उसके अगले सेशन में मैं लगभग 2370 पे जाने की कोशिश करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं दो सेशन में स्टेबिलिटी हमको मिल सकती है, लेकिन वो ब्रेकआउट कितना देगी वो डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी वापस इस ब्लैक लाइन यानी 200 ईएमए पे आते हो। यानी कि 2550 आपको एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए सस्टेन करना पड़ेगा। इतना बड़ा आपको पहले जाना है लॉन्ग टर्म बनने के लिए, तब आप एक्सपेक्ट करते हो कि भैया मुझे 2800 मिले या फिर कुछ भी और ऊपर मिले। अभी के लिए हडल यही है कि 2370 2350 अगर आता भी है तो मार्केट की क्या पोजीशन है, जो चीजें मैंने अभी आपको यहां पर ब्लैंक स्क्रीन पर बताई हैं सारे पॉइंट। आई होप मैंने पूरी कोशिश देखो करी है अपनी तरफ से इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने की। मार्केट में कभी भी सिर्फ एक पॉइंट को लोग क्या करते हैं, पी रेशियो को बहुत बड़ा बना देते हैं कि भैया पी रेशियो ही काफी है, पी महंगा, पी ज्यादा हो गया तो भैया महंगा हो गया, पी कम है तो भैया सस्ता हो गया। आप मार्केट में किसी भी एक इंडिकेटर या एक फंडामेंटल को एज अ होल नहीं लेकर के चल सकते, आपको साथ में 10 5 चीजें इवेल्युएट करनी ही पड़ेंगी। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना। आई एम एनआर सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।